तो अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान का मैग्ना कार्टा है, मैग्ना कार्टा किसे बोलते हैं, तो किसे बोलते हैं? कहते हैं ना, हम कई बार सुनते हैं कानून सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है। तो कानून सबके लिए बराबर है, ये हम आपको कहीं घूमना है, फिरना है, आप पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हो बिना किसी रोक टोक के। अगर आपके किसी भी राइट का कोई उल्लंघन कर रहा है तो आप उसके खिलाफ कहां जा सकते हो? तो सबसे पहले तो हमें आर्टिकल याद होनी चाहिए कि किस आर्टिकल में क्या क्या चीजें दी गई है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी का स्वागत है 7 Days 7 टॉपिक सीरीज में, और आज है आपका डे 2 और आज हम पढ़ने वाले हैं आपके फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो ये सीरीज हमारी चली हुई है जिसमें हम 7 दिन 7 टॉपिक कवर कर रहे हैं, और इस सीरीज को चलाने का मेन जो मोटो है वो यही है कि जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं उन सब की एक हेल्प हो जाए, वो सब अपनी तैयारी को एक स्टार्ट दे सके। क्योंकि कई बार हमारे लिए जो सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, ये हमारे लिए न्यू होते हैं क्योंकि हमने अपना जो ग्रेजुएशन है वो किसी और चीज में किया होता है। तो हम लोग के लिए चीजें क्या होती है, थोड़ी कभी कभी टफ हो जाती है। तो यहाँ से आपको क्या होगा, एक बेसिक आपका बेस बन जाएगा। तो हम वैसे ही इसमें एक चर्चा करेंगे, ठीक है? तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपके मूल अधिकारों के बारे में। तो उसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एक कोर्स चल रहा है जो है जनरल स्टडी से रिलेटेड। इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 8 to 10 मंथ की होगी, और यहाँ पर आपको जनरल स्टडी पढ़ाई जाएगी। और ये जो जनरल स्टडी है ये आपके सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। आप किसी भी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे, आपकी जनरल स्टडी सेम ही होती है। तो आपकी वहां पे इस कोर्स में आपको ये सारी चीजें करवाई जाएंगी। इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी और कंप्यूटर, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो कवर किए जाएंगे और आपको एक गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैंने आपको इससे पहले जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था तो उसमें बताया था कि जब संविधान ये बताता है कि सरकार कैसे बनेगी, सरकार के पास जो शक्तियां है उसको सरकार को शक्तियां देता है, तो उसके साथ साथ ही वो सरकार पर अंकुश लगाने का काम भी करता है। और अंकुश वो कैसे लगाता है? जो उस देश के नागरिक हैं उनको मौलिक अधिकार देके, यानी कि फंडामेंटल राइट्स देके। ये फंडामेंटल राइट्स ऐसे होते हैं कि जिनका उल्लंघन गवर्नमेंट नहीं कर सकती, कोई भी इनका उल्लंघन नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आप किसी के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करते हैं या फंडामेंटल राइट्स का हनन करते हैं तो वो व्यक्ति कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो इन मौलिक अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण प्राप्त है, ठीक है? तो आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का अगर कोई भी व्यक्ति हनन करता है तो आप उसके खिलाफ कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। हमारे फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं इनको अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो हमारा जो संविधान है उसके भाग 3 में, यानी जो पार्ट 3 है, आर्टिकल 12 to 35 में आपके क्या दिए गए हैं? ये फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। इन मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा के नाम से भी संबोधित किया गया है, ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान का मैग्ना कार्टा है, मैग्ना कार्टा किसे बोलते हैं, तो किसे बोलते हैं? आपके फंडामेंटल राइट्स को बोलते हैं, ठीक है? इसको आप ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और बन सकता है यहां से कि फंडामेंटल राइट्स को किस देश के संविधान से लिया गया है या किस देश के संविधान से वो प्रेरित है। तो अमेरिका के संविधान से क्या है? आपके फंडामेंटल राइट्स प्रेरित है, ठीक है? आप इसको यहाँ पे ध्यान रखें। और बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको जो वीडियो है वो लास्ट तक देखनी, क्योंकि लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में किस प्रकार से फ्रेम होते हैं। इसमें है कि संविधान में आपके जब शुरू में आपका स्टार्टिंग में संविधान बना था तो हमें 7 मौलिक अधिकार दिए, ठीक है? जो 7वां मौलिक अधिकार था वो था आपका संपत्ति का अधिकार, यानी कि माता पिता की संपत्ति पर स्वतः ही उसके बच्चों का क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है, ठीक है? लेकिन क्या हुआ कि कई सारी ऐसी घटनाएं होने लगी कि बच्चे क्या करने लगे, अपने बूढ़े माता पिता को उनका ध्यान नहीं रखते थे, कई बार उन्हें घर से बाहर निकाल देते थे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या करा कि ये जो 7वां मौलिक अधिकार दिया गया था हमें संपत्ति का, वो अधिकार नागरिकों से छीन लिया गया और इसे किसमें डाल दिया गया? कानूनी अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया, ठीक है? तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ, यानी कि 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अब क्या हो गया? अब जो माता पिता की संपत्ति है उस पर बच्चे का हक स्वतः ही नहीं होता। अगर माता पिता चाहे तो अपनी संपत्ति वो किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है? तो अभी वर्तमान में हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स हो गए? कितने फंडामेंटल राइट है हमारे? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है? इसमें पहला है आपका समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से लेके 18 तक आता है। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, राइट ऑफ फ्रीडम, ये आता है आपका 19 से लेके 22 तक। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आता है आपका 23-24 में। उसके बाद है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आता है आपका 25 to 28 आर्टिकल में।
पांचवा जो अधिकार है वो है हमारा सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, एजुकेशनल राइट एंड कल्चरल राइट, और ये आता है आपका आर्टिकल 29 और 30। 31 वाला जो था वो था आपका संपत्ति का मौलिक अधिकार, जिसको हटा दिया गया है। और छठा जो आपका मौलिक अधिकार है वो है आपका वैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और ये आता है आपका आर्टिकल 32 में। अब जो ये आर्टिकल 32 है, इस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। अब ऐसा क्यों कहा है तो ये हम तब पढ़ेंगे जब हम आर्टिकल 32 को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आगे बताऊंगी। अब देखो समता का अधिकार, जो राइट टू इक्वालिटी है, तो आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हर चीज में इक्वालिटी की बात की जा रही है। तो ये जो आपके आर्टिकल है 14 से 18, ये अलग अलग जगहों पर आपको क्या करते हैं, इक्वालिटी का अधिकार देते हैं। जैसे कि जो आर्टिकल 14 है वो कह रहा है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, यानी कि विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। जो लॉ है वो सबके लिए, कहते हैं ना, हम कई बार सुनते हैं कानून सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है। तो कानून सबके लिए बराबर है, ये हम क्यों कह पा रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 14 में ऐसा लिखा गया है। ये सबको अधिकार दिया गया है कि कानून क्या होगा, सबके लिए बराबर होगा, यानी सब पे समान चीजें लागू होंगी। अगर किसी ने चोरी डकैती कुछ भी करा है तो उसको क्या होगा, उसको वही सजा मिलेगी जो किसी भी व्यक्ति को मिलेगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अगर उसका धर्म अलग है, जाति अलग है, तो उसकी सजा अलग हो जाएगी। तो सबके लिए लॉ क्या है, समान है। अगला है आपका आर्टिकल 15, इसमें है आपका धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि आप किसी भी व्यक्ति के धर्म, उसका जो मूल है, उसके यानी जो उसकी रेस है, उसका जो सेक्स है, वो लड़का है, लड़की है, या अदर सेक्स में आता है वो, या उसने जन्म कहाँ लिया है, इस किसी भी आधार पर आप उसमें किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला है आपका आर्टिकल 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो भी आपकी सरकारी नौकरी निकलती उसमें सारे व्यक्तियों को समान अवसर दिया जाता है। निकलता है ना, आपका एग्जाम होता है, आप सब लोग फॉर्म भरते हो, तो सबको क्या मिलता है, सबको समान अवसर मिलता है। तो हमें ये अवसर मिलता है हमारे आर्टिकल 16 के द्वारा। अगला है आपका आर्टिकल 17, ये अधिकार देता है अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध, यानी कि अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोविजन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। बहुत टाइम पहले जब हमारा देश आजाद हुआ या उससे पहले क्या था, अभी भी बहुत, अब तो बस बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन लोग क्या होता है अनटचेबल, कुछ ऐसी कास्ट, कुछ रेस को कह दिया कि नहीं भाई तुम छूने योग्य नहीं हो, तो अनटचेबिलिटी को क्या किया है, पूरी तरीके से इस प्रैक्टिस को अबोलिशन कर दिया, बंद कर दिया। और अगर आप किसी के साथ ऐसा व्यवहार करते हो तो आप उसके समानता, इक्वालिटी का जो अधिकार है उसका क्या कर रहे हो, हनन कर रहे हो। तो फिर अगर वो कंप्लेन करेगा तो आपको क्या हो सकती है, जेल हो सकती है। तो ये किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग हो सकती है, आर्टिकल 17, क्योंकि हर व्यक्ति को अधिकार मिला है कि उसे अनटचेबल या इस प्रकार का उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। अगला है आपका आर्टिकल 18, तो पहले से क्या होता था, कई सारी उपाधियां मिलती थी, ऑनर्स दिए जाते थे, लेकिन आर्टिकल 18 में क्या है, सबको समान माना गया है। तो केवल जो आपकी मिलिट्री है और जो आपकी एजुकेशनल फील्ड है, पीएचडी वगैरह करते तो डॉक्टर की उपाधि, इस टाइप की उपाधियां मिलती है ना, तो उनको छोड़कर बाकी किसी भी प्रकार की उपाधि आप किसी को नहीं दे सकते हैं, ठीक है। कोई नहीं दे सकता है, गवर्नमेंट वगैरह किसी को किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं दे सकती। बस किसमें दे सकती है, सेना में, और विद्या में आप क्या कर सकते हो, एजुकेशन के फील्ड में आप एकेडमिक ऑनर्स को प्राप्त कर सकते हो। बाकी क्या है, सब लोग समान है। जैसे पहले से मिल जाती राजा की उपाधि, केसरी हिंद की उपाधि, इस टाइप की उपाधियां दी जाती थी, लेकिन अब वो उपाधियां नहीं दी जाती, ठीक है। अगला है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। तो ये जो हमारा अधिकार है, इससे हमें स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम का अधिकार मिलता है। तो किन किन चीजों में फ्रीडम है उसको हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला आर्टिकल 19, इसमें आपके 6 अधिकारों की सुरक्षा की गई है, जिसमें आपका वाक एवं अभिव्यक्ति यानी कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, सम्मेलन करने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, संचरण यानी कि कहीं भी आप मूवमेंट कर सकते हो, पूरे आप घूम फिर सकते हो, निवास आप पूरे भारत में कहीं भी रह सकते हो, वृत्ति आप कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हो, यानी कि आप स्वतंत्र हो अपनी बात कहने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, कोई सम्मेलन करने के लिए, किसी प्रकार की एसोसिएशन बनाने के लिए, कोई मूवमेंट, आपको कहीं घूमना है, फिरना है, आप पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हो बिना किसी रोक टोक के। रेजिडेंस जो है आप कहीं भी रह सकते हो। उसके बाद जो वृत्तियां हैं, प्रोफेशंस है, आप कोई भी प्रोफेशंस क्या कर सकते हो, अपना सकते हो, ठीक है। अगला जो आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, यानी कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा है, पुलिस ऐसे किसी को पकड़ लिया, तो उसे पुलिस को ये बताना, पुलिस को उसे उस व्यक्ति को ये बताना पड़ेगा कि उसे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है,
ठीक है, उसे बताना, कारण देने पड़ेंगे। ऐसे ही नहीं कि पुलिस का किसी का मनाया और जेल में डाल दिया, आपको क्या बताना पड़ेगा, कारण बता। इसमें क्या, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में हमें क्या मिला है, संरक्षण मिला है। अगला है आपका आर्टिकल 21। तो इसमें क्या है, प्राण व एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। और इसी में आपका एक अमेंडमेंट हुआ था 21A, जिसमें आपका प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया गया था। ठीक है, इसके बाद तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण में है आपके प्राण एवं दैहिक यानी किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और उसकी जो दैहिक स्वतंत्रता है, पर्सनल लिबर्टी, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जा सकता है, वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। यानी आप किसी भी व्यक्ति को ऐसे ही मार नहीं सकते, या उसकी लाइफ और उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है उसको आप नहीं छीन सकते। ठीक है, इसी में आपका आर्टिकल 21A में आपका ये जो संविधान संशोधन हुआ था, 86 अमेंडमेंट हुआ 2002 में, उसके तहत प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार को भी आपका मौलिक अधिकार बना दिया गया, यानी ये फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया। इस अधिकार के अकॉर्डिंग 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया। ठीक है, यानी कि वो शिक्षा के अधिकारी हैं। अगर किसी बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रही है तो वो कोर्ट के पास जा सकता है और कह सकता है कि भाई मेरी शिक्षा का प्रबंध करो। ठीक है, अगला है आपका आर्टिकल 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो इसमें क्या है कि इसमें जो व्यक्ति है, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, और अपनी रुचि के वकील से, यानी अपनी इच्छा से वो किसी भी वकील से अपना जो केस है उसे लड़वा सकता है, और 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपको अधिकार दिया गया, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण हमें क्या करता है, ये अधिकार। अच्छा, इसमें एक चीज और देख लो, जो आपका आर्टिकल 20 था, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, तो इसमें यह भी है कि आप किसी व्यक्ति को, जैसे किसी पे हत्या का इल्जाम लगा है या किसी ने कोई चोरी करी है, तो आप उससे जबरदस्ती गवाही नहीं दिलवा सकते कि हाँ भाई मैंने चोरी करी है। मतलब आप उसे जबरदस्ती खुद के खिलाफ उसे गवाही देने के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते। और इसमें एक और चीज है कि आप किसी भी राज्य जो है वो किसी भी व्यक्ति को अपने मन चाहे दंड नहीं दे सकते, यानी उसका मन जो आ रहा है वो उस प्रकार के दंड नहीं दे सकता। जो दंड निर्धारित किए गए हैं वही दंड क्या होंगे, दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका। अगला है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि कोई भी किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अधिकार है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें आर्टिकल दिया गया आर्टिकल 23, बलात् श्रम का प्रतिषेध, प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर, यानी कि आप किसी से जबरदस्ती कोई भी काम नहीं करवा सकते हो। यानी किसी के कोई काम करने की इच्छा नहीं है, आप उसे जबरदस्ती परिश्रम करवा रहे हो, जबरदस्ती आपने उससे कोई काम कराए, तो जबरदस्ती किसी से भी फोर्स लेबर नहीं ले सकते। अगला है आपका आर्टिकल 24, और जबरदस्ती किसी को बिना पैसे दिए, आपने पैसे नहीं दे रहे हो, जबरदस्ती उससे काम करा रहे हो, तो वो भी नहीं कर सकते। आप उसके मौलिक अधिकारों का क्या करो, हनन कर रहे हो। अगला है आपका आर्टिकल 24, कारखाने आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी जो आपकी फैक्ट्रीज वगैरह होती है वहां पे बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, तो यह है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि आप जिस भी धर्म को मानते हो, आप उसको मानने के लिए, उसको आचरण करने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए आप सब क्या है, स्वतंत्र है। हम सब स्वतंत्र हैं। तो ये हमें अधिकार मिलता है आर्टिकल 25 से 28 तक। 25 में है अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की हमें क्या प्राप्त है, स्वतंत्रता प्राप्त है। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है, यानी कि हम कोई भी जो आपके फेस्टिवल्स होते हैं किसी भी धर्म के, तो वो या उसका कोई रिलीजियस अफेयर है, कुछ धार्मिक कार्य करने हैं, तो उन सब की करने की क्या देता है, स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 27 में है आपका किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, यानी कि किसी भी प्रकार का टैक्स आपका नहीं लगता है किसी भी धार्मिक संस्थान वगैरह में। अगला है आपका आर्टिकल 28, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो इसमें क्या है कि राज्य निधि से, अगर मतलब गवर्नमेंट कोई स्कूल है या गवर्नमेंट फंडेड कोई स्कूल है जिसको सरकार पैसा दे रही है, तो उस संस्था में आप किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हो। जो अगर कोई धार्मिक स्कूल है, जैसे कि आपके संस्कृत विश्वविद्यालय चलते हैं, किसी मंदिर के उसमें जो आपके विद्यालय चलते हैं ट्रस्ट में, यानी कि गवर्नमेंट उसे किसी भी प्रकार का फंड नहीं दे रही है, आपके जो मस्जिद चलते हैं या क्रिश्चियन स्कूल चलते हैं, तो वहां वो क्या कर सकते हैं, वहां वो अपनी धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है कि जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त जो स्कूल्स हैं, ठीक है, या अगर गवर्नमेंट ने कोई फंडेड कोई स्कूल है, तो उसमें अगर
कोई भी धार्मिक शिक्षा दी जा रही, तो आप किसी को मजबूर नहीं करोगे कि आप उस धार्मिक शिक्षा को ग्रहण करो या वहां पे उपस्थित रहो। ठीक है, तो ये हमें क्या है, हमें जो हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिला है, यानी कि हम किसी भी धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने, उसके जो धार्मिक कार्य उनको करने, उसको अपने धर्म को बढ़ाने के लिए हम जो कार्य करते हैं, वो सब करने के लिए हम क्या है, स्वतंत्र हैं। ठीक है, अगला है आपका अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो ये हमें है आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा की बात करता है, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। तो माइनॉरिटीज अपनी लैंग्वेजेस, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति की सुरक्षा कर सकते हैं इस आर्टिकल के तहत। अगला है आर्टिकल 30, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकारी है, यानी कि जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी है वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना कर सकते हैं, वहां पे उसका मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ वो देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगला है आपका जो आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है, वो है आपका आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये क्या है, ये अधिकार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही अधिकार जो है वो हमें ये अधिकार देता है, यानी कि आर्टिकल 32 ही हमें ये अधिकार देता है, या आप ऐसा कह सकते हो, ये जो हमने अभी तक जितने भी हमने अधिकार पढ़े, इन सभी अधिकारों को क्या प्रदान करता है, स्वतंत्रता। इन सभी अधिकारों को एक संरक्षण प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि इस आर्टिकल के तहत हम उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं, यानी कि अगर हमारे कोई भी, जो भी मैंने अभी आपको आपके राइट्स बताएं, अगर आपके किसी भी राइट का कोई उल्लंघन कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ कहां जा सकते हो, आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकते हो। ठीक है, और फिर सुप्रीम कोर्ट उसमें एक्शन लेगा। ठीक, तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उन फंडामेंटल राइट्स का कोई भी व्यक्ति उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो आर्टिकल 32 हमें ये अधिकार देता है कि हम उसके खिलाफ कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके 5 तरीके से जो याचिकाएं हैं वो दी जाती हैं। इनमें है आपका जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है जिसे इंग्लिश में मैंडेमस बोलते हैं, प्रतिषेध है, प्रोविजन है, इंड्यूसमेंट है, उत्प्रेषण है, और आपका अधिकार प्रत्यय क्यू वारंट है। तो किस प्रकार की आपकी याचिका है, यानी कि किस प्रकार की आपकी जो पेटिशन है, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि किस प्रकार की ये जो पेटिशन है उसमें आपकी जो याचिका है वो शामिल की जाएगी। ठीक है, ये अभी आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे इन सारी चीजों में क्या क्या चीजें आती हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसमें से किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें आर्टिकल याद होनी चाहिए कि किस आर्टिकल में क्या क्या चीजें दी गई है। पहले तो आप इसको याद करना, ठीक है, कि कौन से भाग में आपका मौलिक अधिकार है, उसके बाद कितने से लेकर कितने तक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं 12 to 35 तक। कहां से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। क्या बोलते हैं इसे, मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। ये 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद आप ये ध्यान रखना कि कौन कौन से हमारे पास अधिकार है। ठीक है, तो वो अधिकार आपके कौन से आर्टिकल से आते हैं, 14 to 18, 19 to 22, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जब आपको ये याद हो जाए तो ये ध्यान रखना कि पहले कितने थे, 7 मौलिक अधिकार थे, अब कितने हो गए, 6 मौलिक अधिकार हो गए। तो ये चीजें आप याद रखोगे। फिर जब आपको याद हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, ये जो सारी चीजें ये डिटेल में याद करनी है कि कौन से आर्टिकल में क्या कहा गया है। ठीक है, तो 1 by 1 चीजें याद करोगे तो आपको इजीली सारी चीजें याद हो जाएगी। स्टार्टिंग में सब कुछ डिटेल में याद करने की कोशिश मत करना, पहले उसको कहानी की तरह पढ़ना, उसकी जो मेन चीजें वो याद करना, वो समझने की कोशिश, जब वो समझ में हमें आ गई उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ उसे जरूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।